मोदी स्टोरी में आज मोदी के उन साथियों की बात करेंगे जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, इसलिए मोदी उन्हें पसंद करते हैं, हमेशा अपने साथ जोड़कर रखते हैं। मोदी के आइडियाज को समझने वाले, उन्हें जमीन पर पूरा करने वालों की एक बड़ी आर्मी है। ये सब चुपचाप काम करते हैं, देखने, सुनने और काम धंधे में ये सब बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन जैसे ही मोदी का संदेश आता है, ये सब बिजली की तरह करंट से भर जाते हैं, जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर ही बदल दिया हो। कुछ लोगों को यह सब सुनने में शायद फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगे, लेकिन यह 16 आने सच है। राजनीति में जौहरी और हीरे की यह कहानी गुजरात के गांव-गांव में सुनी और सुनाई जाती है। आप भी देखिए। मोदी स्टोरी में आज हमने कुछ और लोगों की खोज की है जो नरेंद्र मोदी के संगठन निर्माण से नजदीकी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कैसे बीजेपी के संगठन को इतना मजबूत बनाया कि विरोधी भी उससे पार पाने की हिम्मत नहीं कर पाते, और वो कैसे अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके लोगों ने हमें बताया कि नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता कैसे ढूंढते हैं, कैसे उसे संगठन से जोड़ते हैं और कैसे उसे ट्रेन करते हैं। नरेंद्र मोदी व्यक्तित्व की पहचान का एक गजब हुनर रखते हैं। नरेंद्र मोदी के स्टाइल को लेकर आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, आज मोदी स्टोरी में उन्हीं सभी शंकाओं के जवाब आपको मिलेंगे। उन्होंने संगठन में भी वर्क कल्चर खड़ा किया और सरकार में भी वर्क कल्चर खड़ा किया। राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, ये उनका कंसेप्ट था। तो उनके आने के बाद हर क्षेत्र में से लोगों को बीजेपी ज्वाइन करने का उन्होंने आह्वान किया। बीजेपी जोड़ो अभियान चला और संगठन को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाया। हर कास्ट में बीजेपी होनी चाहिए, नंबर 1। हर भौगोलिक एरिया में बीजेपी होनी चाहिए, नंबर 2। हर वर्ग में वृद्धि होनी चाहिए। मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, हर वर्ग में बीजेपी होनी चाहिए। विचार वृद्धि भी होनी चाहिए। विचार वृद्धि मतलब 4 वृद्धि उन्होंने जो थीम बनाई थी, विचार वृद्धि, सामाजिक वृद्धि, भौगोलिक वृद्धि और उसके बाद वर्ग वृद्धि। हर वर्ग के लोग, मैंने कहा शिक्षित जितने भी प्रकार है, किसान से लेके हर वर्ग के। अगर मान लीजिए झोपड़पट्टी में मुझे लारी, जो क्या कहते हैं उसको, पान के गल्ले वाले जो लारी जो होते हैं रखते, वो भी बीजेपी में होने चाहिए। उद्योगपति भी बीजेपी में होने चाहिए। मतलब हर वर्ग, शिक्षक हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर्स, हर वर्ग के। तो वर्ग वो होता है। हर अच्छे, कोई भी कास्ट ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि बीजेपी का उसमें नहीं है, कोई भी कास्ट, तो उसी में से भी होना चाहिए। ऑलराउंडर जिसको हम कहते हैं ना, तो ऑलराउंडर की भी हम उसको पदवी दे सकते हैं। उसी के कारण ये ऑलराउंडर के नाते हर चीज़ को देखते थे और कहाँ अच्छा है और कहाँ बुरा है। अच्छा है उसको पिकअप करना, बुरा जहाँ चल रहा है उसको कैसे दबाना, वो उसकी विशेषता थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज़बरदस्त है, और निर्णय शक्ति भी जो है ना वो बहुत ही बड़ी है। निर्णय शक्ति भी बहुत बड़ी है। तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कार्यकर्ताज, वो गांधी स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग कार्यकर्ताज एंड हेडगेवार स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग कार्यकर्ताज, उसमें ही प्रिफर्स गांधीयन स्टाइल। और वो स्टाइल ऐसी है कि जन समूह को, बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने वाला जिसमें विचार है, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो या XYZ, जो भी वाइब्रेंट जैसे आपने अलग अलग प्रयोग किए, उसमें जितनी जन सहभागिता बढ़ेगी, उसमें से अनेक लोग अपने अपने रूप से या एक रचना के रूप में, चाहे वो गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल कोई भी फॉर्म रहा, उसमें वो व्यक्ति जुड़ जाएगा। संक्षिप्त में विवरण ऐसा रहता है कि एक बारडोली सत्याग्रह और सरदार पटेल गांधी जी को मिल रहे हैं, और डॉक्टर हेडगेवार एक शाखा चलाना, सालों तक उसको कार्यकर्ता के रूप में तैयार कर।
मैं इस वक्त अहमदाबाद के सरदार पटेल मेमोरियल के सामने मौजूद हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए आगे किया तो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए कि वो कांग्रेस के नेता को चुरा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए सरदार कांग्रेस के नेता नहीं थे। उनका व्यक्तित्व राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय प्रेरणा का व्यक्तित्व है और सरदार को सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं किया जाता, वो राष्ट्र के गौरव है। नरेंद्र मोदी की राजनीति में व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। उनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की आंखें व्यक्तित्व स्कैन करती हैं, उनकी नजरें व्यक्तित्व को तौलती हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति में व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान बहुत मायने रखती है। वो व्यक्ति की काम और क्षमता के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। नरेंद्र मोदी गुड बुक बैड बुक का फर्क नहीं करते। जैसा काम वैसी क्षमता के व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं। काम की एक टाइमलाइन सौंप देते हैं और डेडलाइन भी, और उसके बाद शुरू होती है परफॉर्मेंस की स्टॉपवॉच। व्यक्ति को देखकर उसके मन में क्या चलता है, वो एक प्रकार का एक्सरे करने की उनकी क्षमता वो इन गिने चुने हुए कार्यकर्ताओं के पास ये प्राप्त हो जाती है, संगठन कौशल्य जिसको कहते हैं। इसलिए कहीं वो काफ़ी अखबारों में भी उस समय 2014 के चुनाव के समय चला कि जिस नाई के पास वो अपना जाते हैं या बाल कटवाते हैं तो उनसे भी उसी प्रकार की घनिष्ठता जितनी मेरे जैसे कोई पुराने कार्यकर्ता या उनके परिवार के सदस्य उनके साथ भी। अब उनके मन में कौन से विषय रहते हैं वो बातचीत का कौशल्य वो दूसरी विशेषता है कि उनके मन में जो प्रश्न या बातें रहती है वो निकलवाना, उसी पर बात करना, उसका दिल जीतना, ये जो एक नैक जिसको अंग्रेजी शब्द का अगर प्रयोग करना हो तो वो नैक फॉर इट। हमारे ज़माने में कपिल देव या आज के युग में महेंद्र सिंह धोनी, जब चैलेंज रहती है तो एक इनर इंस्टिंक्ट जो कौशल्य के साथ जुड़ जाती है तो वो क्षमता अनेक गुना बढ़ा देती है। उसका अनुभव बार बार अनेक घटनाओं में श्री नरेंद्र भाई में देखा है। तो जैसे ही चैलेंज बढ़ी उतना ही वो खिलेंगे और उसके आधार पर उनकी जो क्षमताएं हैं, लोगों को जोड़ने की क्षमता है, कार्यकर्ताओं को दिशा देने की क्षमता है, उसमें एक पावर जिसको कहते हैं ऊर्जा, वो निर्माण करने की एक शक्ति उनको मिली। कैंडिडेट सिलेक्शन में उनकी हर एक वार्ड पे किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ क्या है, वो पहले से जानते थे। पूरे अहमदाबाद को उनकी एक एक गली वो जानते थे अहमदाबाद में। मैं इस वक्त अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में हूं। नरेंद्र मोदी ने यहां से एक पदाधिकारी और आईआईएम अहमदाबाद एलुमिनस को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर का चुनाव लड़वा दिया। गुजरात में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहद सक्सेसफुल हैं। उद्योगपति, कारोबारी, साहित्यकार, कलाकार, ये वो सब लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी पार्टी में लेकर आए और उनकी योग्यता का इस्तेमाल किया। बहुत से लोगों को इनमें बहुत कोई बड़ा पद नहीं मिला, लेकिन जो जिम्मेदारी मिली उसके साथ उन्होंने पूरा न्याय किया और इसका नतीजा ये रहा कि गुजरात और देश के विकास में जो लोग राजनीति को अछूत मानते थे, न वो सिर्फ राजनीति में आए बल्कि विकास के हिस्सेदार बने। और नरेंद्र मोदी की यही सोच थी कि जिंदगी के हर पहलू के लोग राजनीति में आए और राष्ट्र निर्माण के हिस्सेदार बने। उस दिन किसी दोस्त ने मुझे रात को ऐसा बुलाया कि चाय पानी के लिए पधारो आप।
मैं गया, फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ें बात करी 1-1.5 घंटे तक। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने दूसरे तीसरे दिन बताया कि आप इनको मिलना चाहिए, आप इनसे भी मिलना चाहिए, इनसे भी मिलना चाहिए। तो 3-4-5 दिन चले ऐसे ही। तो मैं बोला भैया ये क्या हो रहा है, आप मुझे थोड़ा खुल के बताइए। बोले कुछ नहीं। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि नरेंद्र भाई चाहते हैं कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर के अंदर, और थोड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग इसके अंदर आने चाहिए। फिर मेरी भेंट कराई आनंदीबेन से, और फिर ये एक तरफा जैसा था। मुझे ऐसा कोई शायद मौका नहीं मिला था कि मैं मना करूं। मैंने कोशिश करी कि ये मेरे काम का नहीं है, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, न मुझे पार्टी का प्रोटोकॉल्स ध्यान में है, न सरकार कैसे चलती है, न कुछ मालूम है। मुझे याद है जब इलेक्शन के बाद में एक बार जब पहली बार मिलने गया था तो उन्होंने बताया था कि आपने बहुत बाहर से बैठ के हंस लिया, आप अंदर आ गए हो तो काम करके दिखाओ। एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ CR पाटिल साहब का। CR पाटिल साहब को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, अरे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया 2020 जुलाई में, तब वो नवसारी के सांसद थे, हमारे बहुत ही सीनियर आगेवान थे। पर वो नवसारी तक उनका वर्क ज्यादातर साउथ गुजरात तक ही था। पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनको अच्छी तरह से नहीं जानते थे। मोदी जी ने उनको स्टेट लेवल पे आज ये जिम्मेदारी दी है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2.5 साल में कितना विकास हुआ है। और ये जो पेज समिति की बात है वो इतनी अच्छी है। आज 80 लाख पेज समिति के मेंबर्स बने। वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो उसको वेग जो दिया है वो पाटिल साहब ने दिया है, और इसका परिणाम आज ये आया है। और आप शायद 1-1.5 महीने के बाद देखेंगे इसका रिजल्ट इलेक्शन में भी कैसे दिखेगा। मोदी जी ऐसे व्यक्ति है जो सामने वाले को, उसको खुद को पता नहीं होता कि मेरी ये शक्ति है, पर वो जानते हैं और उसको ऐसा काम देते हैं जो वो करके लाएगा। मुझे भी बहुत अनुभव है इस विषय का, क्योंकि बहुत सारे काम मैंने पार्टी में जब थे मैंने किए हैं जो मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा, पर उन्होंने मुझे दिया और मैं काम कर सका। कहते तो बहुत कम है, बात बहुत कम करते हैं, पर आप अगर देखें तो बहुत सारे लोग उन्होंने संगठन में भी दिए। जब विधायक भी चुने जाते थे तो नए नए विधायक में, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं। 2012 में 26 साल की उम्र में हर्ष संघवी को सूरत से MLA का टिकट दिया गया। तब ये बहुत ही रॉ था, बहुत ही एकदम नया तरतराहट वाला वो युवा कार्यकर्ता था। तो उसको विधायक बनाने का दूसरा कोई लीडर होता ये सोचता नहीं, लेकिन उसे विधायक बनाया गया। और आज आप देख रहे हैं कि 10-11 साल के पीरियड में आज वो गुजरात के गृह मंत्री है। अहमदाबाद के एलिस ब्रिज इलाके में ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ क्वार्टर्स है। यहां मोदी के पुराने सहयोगी रहते हैं। जब मोदी अहमदाबाद में प्रचारक थे तो अक्सर उनके घर भोजन के लिए, चर्चा के लिए आया करते थे। नरेंद्र मोदी गुजरात भर में गांव-गांव घूमे हैं, घर घर तक उनका संपर्क है। जहां उस वक्त सड़क या बिजली की तार भी नहीं जाती थी, वहां भी नरेंद्र मोदी की पहुंच थी। गुजरात में कोई छोटा गांव हो या बड़ा शहर, आज भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको नरेंद्र मोदी फोन कर सकते हैं। उनको वो फोन करके जानकारी ले सकते हैं, कोई काम बता सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत परिचय है। ये सुनने में आपको आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन ये सच है कि नरेंद्र मोदी आज भी बहुत से पुराने कार्यकर्ताओं को सीधे फोन मिला देते हैं और सीधा संवाद स्थापित करते हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि संघ के प्रचारक के तौर पर और बीजेपी के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी गांव-गांव गए, लोगों से संवाद स्थापित किया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी अगर एक बार किसी कार्यकर्ता का नाम जान ले तो वर्षों तक उसे याद रखते हैं, ना सिर्फ कार्यकर्ता के बारे में बल्कि उसके परिवार के बारे में भी। और संगठन निर्माण में इन्हीं बारीकियों ने एक अहम भूमिका निभाई। कैसे? संगठन निर्माण में उनके साथी रहे लोगों से सुनते हैं। सबका साथ ये कन्विक्शन वाला विषय है, ये केवल पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है,
उसी के आधार पर हम काम करते हैं। अन्य पक्ष किस जाति से उम्मीदवार लाते हैं आदि जो कैलकुलेशंस रहते हैं, वो कैलकुलेशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है राजनीतिक दलों को, भारतीय जनता पार्टी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को। किंतु वो बेसिक कन्विक्शन, उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की जो श्रूड पॉलिटिकल एक्यूमेन चाहिए वो उन्होंने खड़ा किया है। इसलिए ये केवल जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव इधर से उधर हो जाएंगे वाला एक भारत का इतिहास रहा, विभिन्न प्रांतों का रहा, उसमें अवश्य एक परिवर्तन आया। मोदी जी जब गुजरात में संघ में थे तो इसी हेडगेवार भवन में उनका काफी समय बीता। संघ में रहकर उन्होंने संगठन की बारीकियों को सीखा। मोदी स्टोरी में हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी से या तो संगठन में या किसी प्रोजेक्ट में या इलेक्शन के दौरान उनसे संपर्क में आए। इन सब में 2-3 उनकी क्वालिटीज बहुत निखर कर सामने आती हैं। पहली, नरेंद्र मोदी परफेक्शनिस्ट हैं, उन्हें हर काम सबसे परफेक्ट स्थिति में चाहिए। इसके अलावा वो गजब के ट्रेनर और हार्ड टास्क मास्टर हैं। और सबसे खास बात यह कि नरेंद्र मोदी का जोर रहता था कि कार्यकर्ता का संवाद कैसे हो। जहां हम खड़े हैं पहले यहां आरएसएस की शाखा लगती थी, लेकिन एक दिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज शाखा की कोई गतिविधि नहीं होगी, सभी आरएसएस स्वयंसेवक खबर लिखेंगे। आखिर नरेंद्र मोदी ने स्वयंसेवकों को पत्रकार बनाने के लिए एक दिन क्यों निकाला? उस वक्त मुझे याद है कि 182 सीट्स के प्रत्याशी तैयार हो गए, वो सब फील्ड में चले गए। और उस वक्त पहली बार टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने वो एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल और काफ़ी सारे उस वक्त पाबंदियां आ गई थी जो पहले नहीं थी, तो कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा कठिन हो रहा था ये सब करना। तो मुझे ठीक याद है सुबह 5 बजे से, तब तो लैंडलाइन थी, मोबाइल फ़ोन थे नहीं, सुबह 5 बजे से वो 2 फ़ोन थे हमारे बीजेपी कार्यालय पे, 2 ऑपरेटर लग जाते थे। एक कैंडिडेट को 5 से 8 में सुबह वो बात कर लेते थे 182 कैंडिडेट्स के साथ कि आप कल क्या हुआ, आज क्या करने वाले हो, किस तरह से काम करोगे, कोई आपका कोई कोड ऑफ कंडक्ट का इश्यू है नहीं है, और वो सारी चीज़ें नोट करते थे और उसका सॉल्यूशन अगर हो प्रॉब्लम तो निकालते थे। और इस तरह से वो हर रोज़ कैंपेन पीरियड में वो बात करते थे। और ये 8 बजे से पहले काम खत्म कर देते क्योंकि 8 बजे कैंडिडेट राउंड में चले जाते हैं। उनका विचार ही कुछ अलग था। वैसे एक प्रसंग है, हमारी सबकी शिविर थी यहाँ अहमदाबाद के मुख्य कार्यालय में, बयागा का भवन रोड पे हेडगेवार भवन में, डॉक्टर हेडगेवार भवन में। तो पत्रकार ढूंढने में कैसा होना चाहिए, इसमें उन्होंने एक आइडिया दोहराया कि पूरे दिन सबको मुक्त रखा, तो कार्यालय में क्या क्या होता है और कैसे वो समाचार बनते हैं उसको सबको एक लेसन दे दिया। और शाम को 2 आदमी को 3 आदमी को 3 विद्यार्थी विस्तारक को एक प्लेन पेपर में वो चिट्ठियाँ चिपका के समाचार पत्र तैयार करने का जवाबदारी दे दी। तो ऐसे पत्रकार कैसा होना चाहिए, या तो फिर हमारे विस्तारक प्रचारक में पत्रकार की कोई गुण है कि नहीं, वो जानने के लिए उन्होंने ऐसा आइडिया लगाया था कि पत्रकार तो होने चाहिए। हम जो काम करते हैं वो समाज जानेगा नहीं तो हम काम तो अच्छा ही करते हैं, तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे कब, ऐसा उनका आइडिया था। इसीलिए ये भी कहते थे कि हमको सबको जानकारी भी देनी चाहिए। जो काम हम करते हैं, हाँ, वो सबको जानकारी भी देनी चाहिए। मैं इस वक्त अहमदाबाद के टाउन हॉल के सामने हूं। बात 1996 की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 का आम चुनाव गांधीनगर से लड़ने का फैसला किया
और नरेंद्र मोदी उस वक्त उनके चुनाव प्रभारी बने। उन्होंने बहुत सी बैठकों का आयोजन किया, उनमें से एक सफल बैठक इसी टाउन हॉल में हुई थी। बैठकों के दौर के बाद मतदान का दिन आया तो नरेंद्र मोदी बूथ पर जाकर बूथ दर बूथ वोटिंग परसेंटेज से लेकर वोटरों के रुझान तक सब नापने की कोशिश कर रहे थे। यानी नरेंद्र मोदी लगातार काम करते हैं और हर छोटी डिटेल में जाकर बारीकियां समझते हैं। जिस नरेंद्र मोदी को हम जानते हैं, जो 24/7 काम करते हैं, उनके सहयोगी बताते हैं कि उनका हमेशा से यही अंदाज रहा है। उनके सहयोगियों से हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चली हैं जिनको सुनकर आपको नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर और पॉलिटिक्स में 24/7 की राजनीति समझने में आसानी होगी, जो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत और विरोधियों की सबसे बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री बनने से पहले एक बार ऐसा हुआ कि सबसे पहली बार भाजपा को बहुमति मिली, सबसे ज़्यादा सीटें मिली। तो मैंने दूसरे दिन फ़ोन किया धन्यवाद के लिए, अभिनंदन के, बहुत खुश हो गए। मैंने कहा ये कैसे हुआ, क्योंकि कल तक तो सबके मन में यही था कि कांग्रेस ही आने वाली है, बहुमति उनको ही मिलेगी। तो बोले कि ये हमारी योजना थी ये हमारा प्रचार प्रसार और योजना थी कि वो संदिग्धता में रहे कि हम तो आने ही वाले हैं। तो ये विलक्षणता जो उनमें थी। इलेक्शन में 2017 के पहले के सारे असेंबली इलेक्शन में मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो सारे इलेक्शन उन्होंने जो गुजरात में लड़ाए वो 2/3 मेजोरिटी से हम जीते, और उसमें उनकी स्ट्रेटेजी यही रहती थी कि भाई एक तो कार्यकर्ता जो काम करता हो, मेहनत करता हो, जिसमें पोटेंशियल हो, ऐसे लोगों को पब्लिक के बीच में लेके जाए प्रत्याशी बना के, जो पार्टी के लिए एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर भी बने और लोगों को विश्वास हो कि ये भारतीय जनता पार्टी में तो हम मानते हैं पर ये आदमी भी अच्छा काम कर सकता है। तो उनका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो गुजरात की गली गली गाँव गाँव को जानते हैं। इसलिए कौन से क्षेत्र में क्या होना चाहिए, किस तरह से वहाँ का किस प्रकार का इंसान वहाँ पर चलेगा, किस प्रकार का प्रत्याशी होने से लोगों को विश्वास ज़्यादा मजबूत होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो बहुत खूब समझते हैं। और इस तरह के सरप्राइजिंग कैंडिडेट्स कभी वो ले आते हैं जब पार्टी के लोगों को भी कभी लगता था कि ये क्या करेगा, लेकिन वो बहुत अच्छे बहुत बड़े परिणाम दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी लोगों से हमें उनके बारे में बेहद खास बातें पता चल रही हैं। ये एकदम एल्बम की तरह है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज को जानने के लिए कल को जानना जरूरी है और दिलचस्प भी। नरेंद्र मोदी को समझने की हमारी मोदी स्टोरी जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।